ये बात करीब आज से 22 साल पुरानी है, जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। सब घर वाले बहुत खुश थे, तो कहीं ना कहीं मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा ये सोचकर सब उदास भी थे। तय वक्त पर मैं घर से नौकरी ज्वाइन करने निकल पड़ा था। माँ ने रास्ते के लिए नाश्ता भी बना दिया था। मेरी पोस्टिंग बिहार के पास एक छोटे से गांव में हेडमास्टर के तौर पर हुई थी। वहां तक पहुंचने के लिए सही वक्त पर ट्रेन मिल गई थी। मैंने अपना सामान अपनी सीट पर रखा और आराम से बैठ गया। इस डब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे, मेरे सामने वाली सीट खाली ही थी। मैं अपनी सोचों में गुम था। ट्रेन 5 घंटे लेट थी, जो सफर मुझे दिन में करना था, अब वही रात में करना पड़ेगा। पता नहीं इतनी रात में मैं वहां पहुंचूंगा कैसे, हालांकि मेरे रहने का इंतजाम वहां पहले ही हो चुका था। अभी मैं सोच ही रहा था कि गाड़ी कुछ धीमी हो गई। शायद कोई स्टेशन आया था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। यह शायद कोई बहुत छोटा सा स्टेशन था। वहां काफी सन्नाटा सा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेन दरवाजे के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। ट्रेन अब थोड़ा तेज हो गई थी जब मुझे कोई तेजी भागता हुआ डब्बे की तरफ आता हुआ दिखा। मैंने भी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। वो मेरा हाथ थाम कर अंदर आ गया। शुक्रिया बाबूजी, आजकल के जमाने में कौन मदद करे है। अपने मेरा हाथ थाम लिया, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जानी थी। वो कोई 30-32 साल का आदमी था। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे, सिर पर पगड़ी थी। उसने अपना नाम दिलावर बताया था। हम दोनों अंदर आकर बैठ गए। खाने का वक्त हो चुका था। मैंने देखा उसके साथ कोई सामान नहीं था। मेरे देखने पर वो समझ गया। कहने लगा कि ट्रेन पकड़ने की जल्दी में उसका सारा सामान स्टेशन पर ही रह गया। मैंने उसे अपने साथ खाने को पूछा, पर वो मना करने लगा। बोला शाम में ज्यादा खा लिया था, अभी उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैंने अपना खाना खत्म किया, फिर हाथ धोकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वो भी अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। राजस्थान में किस जगह जाना ही तुम्हें? सोमपुर। उसने उसी जगह का नाम बताया जहां मुझे जाना था। वाह, तो मुझे भी जाना है। चलो अच्छा है, वहां तक तुम्हारा साथ रहेगा। मैं तो वैसे भी वहां पहली बार ही जा रहा हूं। अच्छा, आप वहां क्यों जा रहे हो? उसने पूछा। मेरी नौकरी लगी है वहां के सरकारी स्कूल में। तुम यहां क्यों आए थे? मैंने भी उससे सवाल किया। रोजी रोटी की तलाश इंसान को कहीं भी खींच के ले जावे है। बाबू में भी यहां काम की तलाश में ही आया था। क्या काम करते हो? यहां एक होटल में खाना बनाया करता था? मतलब अब नहीं करते? मैंने उसे पूछा। नहीं, मालिक ने छोटी सी बात पर मुझे काम से निकाल दिया। उसने उदासी से कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा है। खाना बनाने वाले की जरूरत तो मुझे भी होगी। तुम ऐसा करो, वही आकर मुझसे मिल लेना। तुम्हें ठीक लगे तो मेरे लिए रसोई बना दिया करना। ठीक है बाबूजी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ी खुशी सी झलकी। हमने थोड़ी देर और बातें की, फिर मैं सो गया था। वो भी अपनी सीट पर लेटा था। रात के करीब 2-2:30 बजे होंगे जब उसने मुझे झिझोड़ कर उठाया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो अभी भी मुझ पर झुका हुआ था। स्टेशन आ गया है, अपना सामान समेट लो बाबू। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और हम दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए। सर्दी का मौसम था। स्टेशन पर दूर दूर तक सन्नाटा ही था। यहां से किसी सवारी का इंतजाम करके हमें आगे गांव तक जाना होगा, उसने कहा। लेकिन मुझे तो यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर हम जाएंगे कैसे? मैं परेशानी से सिटी बजाई। स्टेशन के बाहर भी दूर तक सड़क वीरान थी। आप यही रुको, मैं देखता हूं, शायद कोई इंतजाम हो जाए। वो मुझे वहीं छोड़कर खुद एक तरफ को चला गया था। सर्दी का मौसम, रात का अंधेरा, दूर से आती जानवरों की आवाज, सब मिलकर माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। अकेले खड़ा मैं उस वक्त खुद को कोस रहा था कि जब ट्रेन लेट हो गई थी तो मुझे वापस चले जाना चाहिए था। इतने में मुझे वो सामने से आता हुआ नजर आया। उसके पीछे एक तंगे वाला भी था। आ जाओ बाबूजी, उसने मेरा सामान उठाकर तांगे पर रख दिया। फिर वो और मैं भी तांगे में बैठ गए। तय ये हुआ था कि इस वक्त हमें किसी ऐसी जगह ले जाएगा जहां हम रात गुजार सके और फिर सुबह वहां से हम सोनपुर को निकल जाएंगे। तांगे वाले ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा था जिससे कि वो पूरा ढका हुआ था। बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थीं। काफी देर से वो तांगा चला रहा था, पर अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे थे जहां हमें जाना था। और कितनी देर लगेगी? मैंने उकताकर तांगे वाले से पूछा। बस 5 मिनट और लगेंगे, उसने जवाब दिया। कोहरे में आसपास का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और 5 मिनट बाद हम एक बहुत पुराने से एक घर के सामने थे। घर के आसपास चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। उसे देखकर ही अजीब मनहूसियत सी महसूस हो रही थी। मैंने दिलावर के पास जाकर कहा,
ये कैसी जगह ले आया है? ये तो मुझे बहुत अजीब सी जगह लग रही है। जगह तो ये मुझे भी बहुत डरावनी सी लग रही है। वो शायद मुझसे भी ज्यादा घबराया हुआ था। अब क्या करें? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हमने अपना सामान उतारा और तांगे वाले को पैसे देकर अंदर की ओर चल दिए। उन्हें नहीं पता था कि अंदर जाकर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे। तांगे वाला उन्हें छोड़कर जा चुका था। दिलावर के पास तो कोई सामान नहीं था। मैंने अपना सामान उठाया तो एक बैग उसने भी अपने कंधे पर डाल लिया। हम दोनों ने लकड़ी का वो भारी सा दरवाजा उसी में पड़ी पीतल की सांकल से बजाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया और न ही किसी ने दरवाजा खोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तांगे वाला हमें किसी गलत जगह पर छोड़ गया हो। मैंने दिलावर की तरफ देखकर पूछा। नहीं, वो बता रहा था कि इस घर के मालिक बहुत अच्छे हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ, हो सकता है कि हम बेकार ही घबरा रहे हैं। चलो देखते हैं। मैंने फिर से एक बार जोर से सांकल बजाई। ठंड और थकान से इस वक्त हालत खराब हो रही थी और इस बार दरवाजा खुल गया था। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने ढीला सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था। हाथ में उसके एक लाठी थी। कौन हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो बाबा? हम लोग पास के ही गांव जा रहे थे। समय ज्यादा होने की वजह से हम वहां नहीं जा पाए। आज की रात हमें आपके यहाँ ठहरने की जगह चाहिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने तरीके से उनसे रिक्वेस्ट की। बूढ़े ने मुझे कुछ देर गौर से देखा, फिर अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैं और दिलावर दोनों ने एक ठंडी सांस ली। चलो, कम से कम रात को ठहरने की कोई जगह तो मिली, वरना इतनी रात को हम यहां से इतनी दूर सोनपुर तक कैसे जाते? वो भी इतनी ठंड में। घर अंदर से भी काफी बड़ा और खस्ता हालत में था। वहां रखा फर्नीचर काफी पुराना था। वहां बल्ब जल रहे थे, पर उनकी रोशनी बहुत कम थी। उसमें एक दूसरे के चेहरे भी मुश्किल से ही नजरे आ रहे थे। नीचे के फ्लोर पर कुल 4 कमरे थे, जिसमें किचन भी शामिल था। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी, जो पुरानी होकर धुंधला चुकी थी। बूढ़े ने उन्हें एक कमरा दे दिया था। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उस कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। साइड में बस एक अलमारी थी या लकड़ी का एक पलंग। वो दोनों वहीं पर लेट गए थे। बूढ़ा बाहर चला गया था। कुछ देर बाद उसकी वापसी खाने की एक ट्रे के साथ हुई। मैंने सोचा, इतनी दूर से आए हो, भूखे होंगे, इसलिए खाना ले आया बाबा। अपने क्यों तकलीफ की, अपने हमें ठहरने की जगह दी, वही बहुत है। दिलावर ने उस बूढ़े से कहा। कोई बात नहीं। वो बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। आप यहां अकेले रहते हैं? मतलब आपकी फैमिली में कोई और नहीं है क्या? मैंने बात बढ़ाने को पूछा। तभी अचानक लाइट चली गई। हम खाना खा चुके थे। बूढ़े ने साइड दराज से निकालकर मोमबत्ती जलाई। यहां तो अक्सर ऐसे ही लाइट तमाशा करती है, आ जाएगी थोड़ी देर में। और बर्तन उठाकर बड़बड़ाता हुआ चला गया। यहां मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहां से चुपचाप निकल लेते हैं। ये जगह और ये बूढ़ा, सब कुछ बहुत ही डरावना लग रहा है। ऐसे जंगल के बीच में घर बनाकर कौन बूढ़ा अकेले रह लेगा? दिलावर सच में बहुत डरा हुआ था। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अभी हम सो जाते हैं, फिर जब ये बूढ़ा सो जाएगा तो हम चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। तभी लाइट आ गई। हमने सुकून का सांस लिया। हम दोनों थके हुए थे। जल्दी ही हमें नींद भी आ गई। अभी मुझे सोए कुछ देर ही हुई होगी जब मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरी आंख खुल गई। कमरा बिल्कुल खाली था। दिलावर का भी इस वक्त कुछ पता नहीं था। मुझे लगा वो शायद टॉयलेट गया होगा। आवाज अब भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिसकियों से रोता है। मैंने अंदाजा लगाया तो आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। मैं धीरे से अलमारी के पास गया और उसके दोनों पट खोल दिए। अंदर 6-7 साल की एक बच्ची घुटनों में सिर दिए रो रही थी। बेटा, तुम यहां क्यों बैठी हो? देखो, रो मत, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने उसे चुप करवाने के लिए कहा। वो और भी जोर से रोने लगी। मैं नीचे घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और उसे बाहर आने को कहा। वो बाहर आ गई। अब बताओ, तुम यहां कैसे आई थी और रो क्यों रही थी? लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बस बाहर की तरफ भाग गई। मैं भी उसके पीछे गया, पर वो जिस कमरे में गई थी, अब वो कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने हर तरफ उसे ढूंढा, पर वो नहीं मिली। मुझसे नजर बचाकर शायद वो कहीं छुप गई थी। मैं वापस कमरे में आने वाला था जब मुझे किचन से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा वो बूढ़ा होगा तो मैं उससे उस लड़की के बारे में पूछ लूंगा। सिंक में नल खुला हुआ था और वहां वही बर्तन पड़े थे जिनमें हमने खाना खाया था, और वो बर्तन एक करके खुद सिंक के अंदर जा रहे और फिर खुद ही धूल कर अपनी जगह पर रखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई पूरी तल्लीनता से बर्तन साफ कर रहा था।
घबराहट में मेन किचन से वापस मुड़ा तो पीछे किसी से टकरा गया। मेरी चीख निकल गई। वो कोई 25 साल की एक युवती थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो गुस्से से चिल्लाई। देखिए, मैं और मेरा दोस्त, हम यहां रात गुजारने के लिए रुके हैं। आपके बाबा ने हमें खुद यहां ठहराया है। मुझे इस वक्त दिलावर पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जो पता नहीं कहां गायब था। मेरे बाबा ने, उसने हैरानी से अपने ऊपर उंगली रखी। जी हां, मैंने भी अपनी बात पर जोर दिया। उन्होंने ही हमें यहां रुकने दिया और हमारे लिए खाना भी लेकर आए। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, पर पता नहीं वो कहीं चला गया है। मैं उसी को ढूंढ रहा था। आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर एक कमरे में पहुंची। तुमने इनको देखा? उसने उंगली से इशारा किया, जहां दीवार पर फ्रेम में एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिस पर फूलों की एक माला टंगी हुई थी। तस्वीर उसी बूढ़े की थी। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इन्हें मरे हुए 5 साल हो गए हैं, उसकी आवाज गूंजी। इन्हें मरे हुए 5 साल हो गए हैं। क्या हुआ था इन्हें? मेरी आवाज अब भी घबराई हुई थी। पता नहीं एक रात अचानक सोए तो फिर उठे ही नहीं। अगर ये मर चुके हैं तो फिर मैंने उन्हें कैसे देखा? बस थोड़ी देर पहले ही तो वो हमारे सामने था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो अक्सर ऐसे ही रातों को लोगों को नजर आ जाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें नहीं देखा। देखिए, प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। हमें सच में आपके बाबा ने ही यहां ठहराया था। वो हमारे लिए खाना भी ले आए थे। आपके कहने का मतलब, एक मरे हुए आदमी ने आपको दरवाजा खोला, फिर वो आपको खाना भी ले आए। देखो, मैं इस घर में अपने पति और बच्ची के साथ रहती हूं। आज रात में तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को यहां रहने दे रही हूं, लेकिन सुबह होते ही तुम दोनों यहां से चले जाना। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम सुबह होते ही चले जाएंगे। तभी वहां बाल हाथ में लिए वही बच्ची आ गई जो मेरे कमरे की अलमारी में रो रही थी। ये मेरी बेटी पायल है। उसने पायल को पास बुलाया। वो अपनी मां के पास आ गई। फिर उसने उसे गोद में उठाया। बच्ची एक तरफ उंगली से इशारा कर रही थी और उधर चलने की जिद कर रही थी। हम दोनों ही उसके साथ ही उधर बढ़े तो उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। कमरे में होलनाक मंजर हमारा इंतजार कर रहा था। छत के बीचों बीच एक आदमी पंखे से लटका हुआ था। उम्र में वो लगभग दिलावर की बराबर ही होगा। वो औरत अब बदहवास सी उससे लिपट कर रो रही थी। वो उसका पति था। मैंने उसे उतारने में उसकी मदद की, फिर उसको चेक किया। लाश बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडी थी। पता नहीं वो कब से वहां लटका हुआ था। मैं उन्हें वैसे ही छोड़ बाहर आया ताकि दिलावर को ढूंढ सकूं कि वो कुछ मदद करे। उसे तो अभी बहुत कुछ बताना था। डर और घबराहट से मेरे दिल की हालत बहुत बुरी थी। आज मेरा पहली बार किसी आत्मा या भूत से पाला पड़ा था। मेरे दिमाग में अभी भी वही बूढ़ा चल रहा था। नीचे मैंने दिलावर को सब तरफ देख लिया था। वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था। मैंने ऊपर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। नीचे की तरह ऊपर भी 4 कमरे थे। एक शायद स्टोर रूम था। मैंने बारी बारी से 3 कमरे चेक किए, उनमें कोई नहीं था। अब चौथा और आखिरी कमरा बाकी था। मुझे लगा कि उसमें दिलावर पक्का होगा, लेकिन जैसे ही मैंने वो कमरा खोला, मैं डर से वहीं जम गया। अंदर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने भी मुझे देख लिया था। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त नीचे होना चाहिए था। दे देखो, मेरे पास मत आना। मुझे पता चल चुका है कि तुम मर चुके हो। मैं हकलाया, मैं मर चुका हूं। उसने हैरानी से अपनी तरफ इशारा किया। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया और तुम मुझे ही मरा हुआ बता रहे हो। बूढ़े ने गुस्से से कहा, चलो निकलो मेरे घर से। अब मुझे लगा कि शायद मुझसे ही गलती हो गई है जो मैंने उस औरत की बात मान ली। आपकी बहू ने मुझसे कहा कि आप मर चुके हो। मैंने बहू पर जोर दिया। मेरी बहू ने कहा, तुमसे। अब वो मुझे अजीब तरह से घूरने लगा। बहुत कमीनी औरत थी वो। जब तक जिंदा थी, मुझे और मेरे बेटे को हमेशा परेशान करती रही। उसी की वजह से मेरे बेटे ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जिंदा थी मतलब मेरी आवाज हलक में ही फंस रही थी। इतनी ठंड में भी मैं पसीने में नहा गया था। कुछ चोर घुस आए थे घर में, उन्होंने ही उसे और मेरी पोती को मार डाला। अच्छा हुआ मर गई, वरना मैं ही उसे मार डालता। लेकिन वो तो नीचे बैठी रो रही है। मेरे कहते ही वहां रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती जा रही थी। उस आवाज में इतना दर्द था, ऐसा लग रहा था जैसे दिल फट जाएगा। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। बूढ़ा अब लाठी टेकता हुआ नीचे उतर रहा था। मैं भी कांपता हुआ उसके पीछे ही चल दिया। वो बुरी तरह रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं।
तो तूने मरने के बाद भी इस घर का पीछा नहीं छोड़ा। मेरे बेटे को खाकर भी तेरा दिल नहीं भरा। बूढ़ा गुस्से से उस पर चिल्लाया, अपने बेटे को तुमने खुद मारा है। सारी जमीन जायदाद पर खुद कब्जा करके बैठे थे, हमें भिखारियों की तरह रखते थे। तुम्हारी वजह से इन्होंने फांसी लगा ली। देखो हू, मेरी वजह से तुम खुद हर वक्त उसे ताने मरती थी। वो और क्या करता, मैं दरवाजे पर खड़ा उन्हें झगड़ते हुए देख रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और पैर इतने भारी हो चुके थे कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी नजर सिर्फ मेरी जमीन जायदाद पर थी? तुमने इसीलिए मेरे बेटे को फंसाकर उससे शादी की थी। बूढ़ा भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर वो बूढ़ा मेरी तरफ पलटा। देखो इसने मेरे साथ क्या किया। उसने दोनों हाथ अपने सिर की तरफ बढ़ाए और अपना सिर अपने हाथों में उठा लिया। अब उसका बिना सिर वाला धड़ मेरे सामने था। दहशत से मेरी चीख निकल गई। तभी उस औरत ने अपना हाथ लंबा किया और उसका सिर अपने हाथों में ले लिया। उसका चेहरा भी अब बहुत भयानक हो चुका था। माथे के बिल्कुल बीच में गोली का सुराख था जिससे आर पर दिख रहा था। फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इतने में वो आदमी भी उठकर बैठ गया। उन सबके चेहरे बहुत ही डरावने हो चुके थे। उस आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उनसे खून बहने लगा। मैंने पलटकर वहां से दौड़ लगा दी। मैं बहुत तेज भाग रहा था। सामने ही वो दरवाजा था जहां से हम अंदर आए थे। मैंने उसे खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। मैं वहां से भागकर ऊपर सीढ़ियों पर भागा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। दिलावर का कुछ पता नहीं था। वही था जो मुझे इस वक्त था से निकल सकता था, पर शायद इन लोगों ने उसे भी मर दिया था। अपनी मौत मुझे इस वक्त नजर आ रही थी। मैंने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया जिसमें मुझे वो बूढ़ा मिला था। उस कमरे में भी कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। मन ही मन में दुआ मांग रहा था कि मैं यहां से जिंदा बच जाऊं। तभी बाहर से दरवाजा पीटा जाने लगा और मुझे लगा जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हो। दरवाजा अभी भी बाहर से खटखटाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब किसी भी पल वो सारे मुर्दे अंदर आ जाएंगे। वहां उस कमरे में ज्यादा फर्नीचर तो नहीं था, बस एक पलंग था और एक मेज और 2 कुर्सियां और 2 छोटे स्टूल भी थे। मैंने मेज कुर्सियां सब दरवाजे के सामने लगा दी, पर मैं जानता था कि ये दरवाजे इंसानों को रोक सकते हैं, आत्माओं और चुड़ैलों को नहीं। डर के मारे में पलंग के नीचे घुस गया। थोड़ी देर तक दरवाजा खटखटाया जाता रहा, फिर आवाज आनी बंद हो गई। मैं अभी भी पलंग के नीचे ही था। काफी देर तक मैं ऐसे ही रहा। फिर मैंने सोचा, आखिर मैं यहां कब तक छुपा रहूंगा? वो मुझे ढूंढकर मार ही देंगे, पर मरने से पहले कम से कम मुझे एक कोशिश तो यहां से भागने की कर ही लेनी चाहिए। यही सोचकर मैं पलंग के नीचे से निकलकर बाहर आ गया। मैंने दरवाजे के पास कान लगकर बाहर की आवाज सुनने की कोशिश की। बाहर अब सन्नाटा था, किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। पर एक डर तो था ही कि क्या पता ये मुझे फंसाने की कोई चाल ही हो। मैंने बहुत ही सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। अभी मैं बस थोड़ी दूर ही चला था कि मुझे सीढ़ियों पर वहीं छोटी बच्ची बैठी दिखाई दी। उसने अपने सारे बाल आगे अपने चेहरे पर डाल रखे थे। वो एक बॉल से खेल रही थी जिसे वो ऐसे ही कहीं भी फेंक देती थी और फिर वहीं बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर वापस भी ले आती थी। किसी भी आम इंसान की तो ये मंजर देखकर ही रूह फना हो जाती, पर मैं तो यहां इससे भी बुरा और भयानक देख चुका था। उससे बचकर नीचे जाना मुमकिन नहीं था। मैं सांस रोके खड़ा रहा कि शायद वो हट जाए। वो कुछ देर तो ऐसे ही खेलती रही, फिर किसी जानवर की तरह अपने चारों हाथ पैरों से नीचे उतरने लगी और फिर एक तरफ अंधेरे में जाकर गायब हो गई। मैं अब सांस रोके नीचे उतरा। ठीक उसी पल लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा हो गया। अब मुझे सच में बहुत डर महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि जैसे कहीं से 2 हाथ आएंगे और फिर मेरा गला दबा देंगे। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने फिर से दिल में दोहराया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि क्या पता इस बार दरवाजा खुला हुआ मिल जाए। मैंने अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया था जब सामने वाले कमरे का दरवाजा बहुत भयानक आवाज के साथ खुला और उसमें से वही बूढ़ा बाहर आया। उसने अपना सिर अभी भी अपने हाथ में ले रखा था और उसके दूसरे हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी और उस लालटेन की रोशनी में वो इतना भयानक लग रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाकर खुद को चीखने से रोका। पर अब एक बात और होने वाली थी। बूढ़ा धीरे धीरे से उसी तरफ आ रहा था जिधर अंधेरे में मैं छुपा खड़ा था। अब मुझे जल्दी ही कुछ करना था, वरना वो थोड़ा और आगे आता
तो लालटेन की रोशनी मुझ पर पड़ जाती। मैं अंधेरे में ही धीरे धीरे पीछे को खिसकने लगा और अपने पीछे मौजूद दरवाजे के अंदर खुद को घसीट लिया और फिर तेजी उठकर दरवाजे को बंद कर दिया। ठीक इसी पल लाइट आ गई। ये वही कमरा था जिसमें उस बूढ़े ने हमें ठहराया था। मैंने ये सब कर तो लिया था, पर अभी भी मैं पूरा पसीने में भीग हुआ था। घबराहट मेरे ऊपर सवार थी। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। सामने पलंग पर दिलावर बैठा था। उसे वहां सही सलामत देखकर मैं खुशी से भागकर उसके गले लग गया था। कहां चले गए तुम? पता है मैंने यहां क्या क्या देखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन पहले यहां से हमें बाहर निकलना होगा। मैं अपनी ही कहे जा रहा था, जबकि दिलावर सिर झुकाए बैठा था। फिर उसने हल्की आवाज में रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम क्या कर रहे हो दिलावर? यह समय तुम्हारे रोने का नहीं है। जल्दी यहां से नहीं निकले तो हम दोनों यही मारे जाएंगे। ये लाशें हमें जिद नहीं छोड़ेंगी और हमारे पास तो इनसे बचने का बस एक ही तरीका है कि हम कैसे भी करके यहां से भाग जाएं। चलो जल्दी करो। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश की। उसके रोने में अब और भी तेजी आ गई थी, लेकिन वो वहां से हिल भी नहीं रहा था। मेरे हाथों में उसका हाथ था जो बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। मैं नहीं जा सकता, मैं कहीं भी नहीं जा सकता, उसने अजीब सी आवाज में कहा। लेकिन क्यों नहीं जा सकते? मैंने उसे देखा। देखो इन्होंने क्या किया है मेरे साथ। उसने नीचे हाथ किए और अपने दोनों घुटनों को घुमाकर पैर अलग करके मेरे सामने कर दिए। देखो अर्जुन, जब मेरे पैर ही नहीं हैं तो मैं कैसे जाऊंगा? क्या तुम मुझे अपने पैर दे दोगे? नहीं, तुम नहीं दोगे। उसने फिर उसी तरह से अपने दोनों हाथ भी अपने शरीर से अलग कर दिए। बिना हाथ पैरों का दिलावर पलंग पर मेरे सामने बैठा था। उसकी आंखों से आंसू निकलना अब बंद हो गए थे। अब वो हंस रहा था। बहुत क्रूर हंसी में वहीं जमीन पर बैठ गया था। मैं इतने टाइम से उन सबसे लड़ रहा था, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब जैसे मैं बिल्कुल टूट गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं बच पाऊंगा। मुझे महसूस हो रहा था कि इस घर की वो सारी बुरी आत्माएं मुझ तक बस पहुंचने ही वाली है। मैं अपने आसपास उनके आने की आहट सुन रहा था। वो सब मेरे सिर पर पहुंच चुके थे। मेरी मौत अब तय थी। मेरी आंखों के सामने मेरे सारे घर वालों के चेहरे घूम रहे थे। कितना प्यार करते थे सब मुझसे आते हुए। किस तरह बार बार मां अपनी आंखें साफ कर रही थी। बाबा ने कितनी बार मुझसे अपना ख्याल रखने को कहा था। मेरे छोटे बहन भाई, मैंने कसकर आंखें बंद कर ली। बस अब किसी भी वक्त मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ने वाली थी। फिर शायद मैं भी इसी घर में इनकी तरह आत्मा बनकर भटकता रहूंगा। मैंने अपने सामने खड़े उन शैतानों को देखा और फिर अचानक ही पता नहीं कहां से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उन्हें धक्का दे दिया। कुछ देर की ही बात थी। मैं उनके बीच से निकलकर दरवाजे तक गया। दरवाजा अभी भी बंद था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीट डाला कि शायद कोई आसपास हो और मेरी आवाज सुनकर यहां आ जाए। मैंने मुड़कर देखा, वो सब मेरे पीछे आ रहे थे। कुछ मिनटों में खेल खत्म होने वाला था कि तभी दरवाजा खुद ही खुल गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझता अंधेरे कोने से एक हाथ बाहर आया और मुझे उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे वी अपनी बॉल उठाकर फेंका करती थी, और फिर अपना हाथ लंबा करके उसे वापस पकड़ लिया करती थी। मैं दरवाजे से बाहर बहुत दूर तक लुढ़कता हुआ गया था। आखिरी बार बेहोश होने से पहले मैंने उन सबको दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखा था। शायद वो उससे आगे नहीं आ सकते थे। उनके पीछे अंधेरे में खड़ा वो साया भी था जिसकी वजह से मैं इस वक्त जिंदा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने ऊपर किसी को झुका हुआ पाया। इस वक्त सुबह का सूरज निकला हुआ था। चारों तरफ धूप निकली हुई थी। बहुत रोशन और चमकदार सुबह थी, या फिर मुझे ही लगी थी सुबह उधर गुजरने वाले कुछ लोगों ने मुझे बेहोश पड़ा देखकर पुलिस को कॉल कर दी थी। उन्होंने वहां अक्सर लाशें पड़ी हुई देखी थीं। मुझे भी मरा हुआ समझकर वहां लोकल थाने में खबर कर दी थी। मुझे ये देखकर बहुत रानी हो रही थी कि रात को मैं जिस जगह को घर समझकर रुका था, दिन के उजाले में वहां सिर्फ एक खंडर ही था जिसमें न अब ठीक से छत बची थी और न दीवारें। मेरा सामान भी वहीं आस-पास ही रखा था। मेरी कहानी सुनकर लोग मुझे खुशकिस्मत कह रहे थे। वहां से बचकर निकल गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।